सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। राजस्थान जीके स्टडी के 9 प्लेटफॉर्म पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आशा और उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी काफी बेहतरीन चल रही होगी। तो यहाँ पर जियोग्राफी, आर्ट ऑफ कल्चर एंड हिस्ट्री से 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं आपके लिए। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, क्लास आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो आइए आज का सेशन शुरू करते हैं। और सेशन शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि फटाफट क्लास के साथ जुड़ जाइए और दबा के एक बार क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। चारों ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिए कौन सा सुमेलित नहीं है। वागड़ में आते हैं डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले, बिल्कुल सही ऑप्शन से। तो हाड़ौती में कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ जिले आते हैं, ये वाला ऑप्शन से बिल्कुल सही है। भोमट में दे रखा है प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़, ये वाला ऑप्शन गलत है। भोमट में तो कौन से जिले आते हैं, कौन बताएगा? ये भोमट में कौन से जिले आते हैं? उदयपुर और सिरोही। कौन से जिले आते हैं? उदयपुर और सिरोही जिले आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है वे क्या रहने वाला है? सी ऑप्शन। क्या पूछा गया है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। और मेवात में आते हैं अलवर और भरतपुर जिले, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गतिशील रेत के टीलों को राजस्थान की स्थानीय भाषा में कहते हैं, क्या कहते हैं? देख लीजिए क्या कहते हैं। गतिशील रेत के टीलों को राजस्थान की स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? धरियन कहते हैं। क्या कहते हैं? धरियन। और ये धरियन किसका प्रकार है? बालू का स्तूप का प्रकार। कैसा बालू का स्तूप होता है? ये भ्रमणशील बालू का स्तूप। ये धरियन कैसा बालू का स्तूप होता है? भ्रमणशील बालू का स्तूप। यानी ऐसे बालू का स्तूप होते हैं ये जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तित होते रहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर बना है और कुछ दिनों बाद यहाँ पर ये स्थानांतरित हो जाएगा हवा के कारण। इस कारण इसे क्या कहते हैं? भ्रमणशील बालू का स्तूप भी बोल सकते हैं या फिर धरियन भी बोल सकते हैं। किसका प्रकार है? बालू का स्तूप का प्रकार। जबकि राजस्थान का जो राज्य पुष्प है वह रोएड़ा है, राज्य वृक्ष खेजड़ी, ठीक है। तो राइट आंसर डी ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं कि राजस्थान का सर्वोच्च पठार है। देख लीजिए राजस्थान का सर्वोच्च पठार कौन सा है? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो राजस्थान का जो सर्वोच्च पठार है वह है उड़िया का पठार। उड़िया का पठार। और उड़िया का पठार कहाँ पर है? कौन से जिले में है? सिरोही जिले में। कौन से जिले में है? सिरोही जिले में। और उड़िया के पठार की अगर ऊंचाई की बात करते हैं तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 1360 मीटर, ठीक है। तो हमारा जो राइट आंसर है क्या होगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए मेसा का पठार ये है चित्तौड़गढ़ जिले में। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ जिले में। और भोराट का जो पठार है गोगुंदा से कुंभलगढ़ के मध्य, गोगुंदा से कुंभलगढ़ के मध्य विस्तृत है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि गोगुंदा से कुंभलगढ़ के मध्य कौन सा पठार है? तो भोराट का पठार। और हाड़ौती का पठार आप सभी जानते हैं, इसका जो विस्तार है वह है कोटा, बूंदी, इसके अलावा बारा और झालावाड़, ठीक है। इसके अलावा जो हाड़ौती का पठार है इसे जानते हैं मालवा का पठार, लावा का पठार या फिर दक्कन का पठार भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन देने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए भाई क्वेश्चन नंबर 4 कि राजस्थान की कौन सी नदी अर्जुन की गंगा कहलाती है? अर्जुन की गंगा कहलाती है। कौन सी नदी कहलाती है अर्जुन की गंगा? देख लीजिए अर्जुन की गंगा के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? बाण गंगा, ठीक है। और जो बाण गंगा है इसे रुंडित सरिता भी कहते हैं। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि रुंडित सरिता कहलाती है कौन सी नदी? तो बाण गंगा। और बाण गंगा अगर नदी की बात करते हैं तो इसका उद्गम होता है बेराट की पहाड़ी। कहां से उद्गम होता है इसका? बेराट की पहाड़ी, कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड से इसका उद्गम होता है, ठीक है। इसके अलावा लूणी नदी की बात करते हैं तो लूणी नदी को जाना जाता है मरुस्थल की गंगा। लूणी नदी को जाना जाता है मरुस्थल की गंगा। और लूणी नदी का अगर उद्गम की बात की जाए तो कहां से होता है? नागपाड़ अजमेर। लूणी नदी का उद्गम कहां से होता है? नागपाड़ अजमेर से, ठीक है।
इसके अलावा चंबल नदी को जानते हैं राजस्थान की कामधेनु, कि राजस्थान की कामधेनु कौन सी नदी कहलाती है? चंबल नदी। और चंबल नदी का उद्गम होता है जाना पाओ की पहाड़ी। कहाँ से उद्गम होता है इसका? जाना पाओ की पहाड़ी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, ठीक है। इसके अलावा माही नदी, तो माही नदी को आदिवासियों की गंगा, कौन कौन से नामों से जानी जाती है? आदिवासियों की गंगा, या फिर बोल दो वागड़ की गंगा, या फिर बोल सकते हैं कांठल की गंगा, कांठल की गंगा, या फिर दक्षिण राजस्थान की गंगा। दक्षिण राजस्थान की गंगा कौन सी नदी कहलाती है? तो वो कहलाती है माही नदी। और माही नदी का जो उद्गम है वे कहाँ से होता है? मेहंद झील, मध्य प्रदेश। कहाँ से उद्गम होता है इसका? मेहंद झील, मध्य प्रदेश, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है आपके लिए, और एग्जाम में यहाँ से कोई भी फैक्ट आपसे पूछा जा सकता है कि मरुस्थल की गंगा कौन सी नदी कहलाती है, या फिर लूनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, या फिर चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है ए ऑप्शन रहने वाला है। नेक्स्ट, ये बामणी किस नदी की सहायक नदी है? बामणी, ये कौन सी नदी की सहायक नदी है? बामणी, देख लीजिए। बामणी किसकी सहायक नदी है? चंबल नदी की। इसके अलावा चंबल की और सहायक नदियों के नाम भी बताइए। चंबल की सहायक नदी एक तो है कौन सी? बनास। चंबल की सहायक नदियां कौन कौन सी? बनास हो गई, इसके अलावा पार्वती, काली सिंध, इसके अलावा मेज, सीप और पुराल। ये किसकी सहायक नदियां हैं? सारी चंबल की सहायक नदियां हैं, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा रहने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कि राजस्थान की कुबड़ पट्टी कहाँ है? राजस्थान की कुबड़ पट्टी ये कहाँ पर है? कुबड़ पट्टी क्या है? ये कुबड़ पट्टी अगर पूछा जाए कि कुबड़ पट्टी क्या है बताइए, तो क्या है? ये फ्लोराइड का जमाव। क्या होता है ये? फ्लोराइड का जमाव, ठीक है। और कुबड़ पट्टी बोल दो या फिर इसे बोल सकते हैं बाका पट्टी, एक ही बात है। कुबड़ पट्टी का ही दूसरा नाम है बाका पट्टी। बाका पट्टी भी पूछा जा सकता है कि बाका पट्टी का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो ये कुबड़ पट्टी का ही दूसरा नाम है। और कुबड़ जो पट्टी है इसका विस्तार है नागौर से अजमेर के मध्य, नागौर से अजमेर के मध्य क्या है इसका विस्तार? कुबड़ पट्टी का या फिर बाका पट्टी का। तो हमारा जो राइट आंसर है क्या रहने वाला है? डी ऑप्शन रहने वाला है, ठीक है। पूछा जा सकता है एग्जाम में कि कुबड़ पट्टी क्या है, तो क्या है? फ्लोराइड का जमाव है। और कहां से कहां तक विस्तार है? तो नागौर से अजमेर के मध्य, या फिर कुबड़ पट्टी का अन्य नाम क्या है? तो बाका पट्टी, ठीक है। इसके अलावा देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कि भरतपुर की जीवन रेखा कौन सी झील है? भरतपुर की जीवन रेखा कौन सी झील है? तो वो है मोती झील। कौन सी? मोती झील। कहां पर है ये? भरतपुर जिले में। और जो सुजान गंगा झील है ये भी भरतपुर की झील है। इसके अलावा तालाबखाई झील तो आप सभी जानते हैं कहां पर है? धौलपुर में। कहां पर है ये? धौलपुर में स्थित है। और तलवाड़ा झील है हनुमानगढ़ जिले में। और राजस्थान की सबसे नीची झील, क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि राजस्थान की सबसे नीची झील कौन सी है? तो तलवाड़ा झील। कहां पर है? हनुमानगढ़ में। कौन से जिले में है? हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो एग्जाम की दृष्टि से सारे क्वेश्चन क्या रहने वाले हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है। कि कौटिल्य के अनुसार दुर्गों के प्रकार हैं कितने हैं? दुर्गों के प्रकार कौटिल्य के अनुसार पूछा गया है। कितने प्रकार हैं? तो कौटिल्य के अनुसार जो दुर्गों के प्रकार हैं वे हैं 4 प्रकार। नाम बता दीजिए कौन कौन से प्रकार हैं? 4 प्रकार। एक तो है वन दुर्ग। कौन सा दुर्ग? वन दुर्ग है। दूसरा है गिरि दुर्ग। कौन सा है? गिरि दुर्ग। इसके अलावा ओदुक दुर्ग। ओदुक दुर्ग। इसके अलावा धानवन दुर्ग।
ठीक है, ये कौटिल्य के अनुसार 4 प्रकार के दुर्ग हैं। तो हमारा जो राइट आंसर है यहाँ पर सी ऑप्शन रहने वाला है। वन दुर्ग किसे कहते हैं कि ऐसे दुर्ग जो वनों से घिरे होते हैं। ठीक है, गिरि दुर्ग की ऐसा दुर्ग जो पहाड़ों से घिरा होता है। और औदुक दुर्ग ऐसा दुर्ग जो चारों ओर से जल से घिरा हो। ठीक है, और धानवन दुर्ग किसे कहते हैं कि ऐसा दुर्ग जो चारों ओर से रेगिस्तान से घिरा हो। तो कौटिल्य के अनुसार ये 4 प्रकार के दुर्ग बताए गए हैं। लेकिन शुक्र नीति के अनुसार भी पूछा जा सकता है कि शुक्र नीति के अनुसार कितने प्रकार के दुर्ग हैं? 9 प्रकार के। शुक्र नीति के अनुसार कितने प्रकार के दुर्ग हैं? तो ये 9 प्रकार के दुर्ग बताए गए हैं। ठीक है, कौन कौन से बताए गए हैं वो भी देख लेते हैं। शुक्र नीति के अनुसार 9 प्रकार के दुर्ग कौन कौन से हैं? एक तो हो गया वन दुर्ग, इसके अलावा गिरि दुर्ग, इसके अलावा औदुक दुर्ग या फिर जल दुर्ग, औदुक दुर्ग, इसके अलावा धानवन दुर्ग, इसके अलावा सैन्य दुर्ग। कौन सा दुर्ग? सैन्य दुर्ग। इसके अलावा शाही दुर्ग। कौन सा दुर्ग? शाही दुर्ग। इसके अलावा पारिख दुर्ग, पारिख दुर्ग। इसके अलावा पारिद दुर्ग और इसके अलावा एरण दुर्ग। ये शुक्र नीति के अनुसार 9 प्रकार के दुर्ग बताए गए हैं। तो यहाँ तक तो हमने भी देखा था कि वन दुर्ग किसे कहते हैं कि ऐसा दुर्ग जो वनों से घिरा हो। गिरि दुर्ग ऐसा दुर्ग जो चारों ओर से पहाड़ों से घिरा हो। औदुक दुर्ग ऐसा दुर्ग जो चारों तरफ से जल से घिरा हो। और धनवन दुर्ग ऐसा दुर्ग जो चारों ओर से रेगिस्तान से घिरा हो। और सैन्य दुर्ग की ऐसा दुर्ग जो सैनिकों के लिए बनाया गया हो। और शाही दुर्ग ऐसा दुर्ग जो अपने रिश्तेदारों के लिए बनाया गया हो। पारिक दुर्ग के ऐसा दुर्ग जो खाइयों से घिरा हो। और पारिक दुर्ग ऐसा दुर्ग जो दीवारों से घिरा हो। और ऐसा दुर्ग एरण दुर्ग यानी ऐसा दुर्ग जो कांटेदार और पथरीले रास्ते से घिरा हो, उसे कहते हैं एरण दुर्ग। तो शुक्र नीति के अनुसार ये 9 प्रकार के दुर्ग बताए गए हैं और कौटिल्य के अनुसार ये 4 प्रकार के दुर्ग बताए गए हैं। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 कि यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में कितने दुर्गों को शामिल किया गया है? बताइए, कितने दुर्गों को शामिल किया गया है? यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में कितने दुर्गों को शामिल किया गया है? 6 किलों को शामिल किया गया है। कौन कौन से किलों को शामिल किया गया है? एक तो शामिल किया गया है रणथंबोर, इसके अलावा चित्तौड़गढ़, इसके अलावा कुंभलगढ़ का किला और आमेर, इसके अलावा गागरोन, इसके अलावा सोनार का किला। इन 6 किलों को शामिल किया गया है यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की सूची में। और कब शामिल कर लिया गया था इन्हें? 2013 की सूची में। ठीक है, 2013 में शामिल किया गया था। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर क्या रहने वाला है? बी ऑप्शन रहने वाला है। ठीक है, कौन कौन से किलों को शामिल किया गया है? रणथंबोर, कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, आमेर, गागरोन और सोनार के किले को विश्व धरोहर की सूची में कब शामिल किया गया? 2013 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 कि दानचंद चोपड़ा की हवेली कहां पर है? दानचंद चोपड़ा की हवेली कहां पर है? ये सुजानगढ़ चूरू में। कहां पर है? सुजानगढ़ चूरू में है दानचंद चोपड़ा की हवेली। फतेहपुर में तो कौन सी हवेली है? बताइए, कोई हवेली का नाम बता दीजिए जो फतेहपुर सीकर में हो। सिंघानिया की हवेली। ठीक है, पूछा जा सकता है कि सिंघानिया की हवेली ये कहां पर है? तो यह है फतेहपुर सीकर में। ठीक है, इसके अलावा लक्ष्मणगढ़ सीकर में कौन सी हवेली है? राठी हवेली। कि राठी हवेली कहां पर है? लक्ष्मणगढ़ सीकर के अंदर। और मेहनसर में तो आप सभी जानते हैं सोना चांदी की हवेली। सोना, कई बार पूछा जाता है सोना चांदी की हवेली कहां पर है? तो महनसर झुंझुनू। कहां पर? महनसर झुंझुनू में ये हवेली स्थित है। यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है बी ऑप्शन रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11
कि निम्न में से राजस्थान की सबसे प्राचीन बावड़ी है। राजस्थान की सबसे प्राचीन बावड़ी का नाम आपसे पूछा गया है। ध्यान देने वाली बात क्या है, सबसे प्राचीन पूछ रहा है कि सबसे प्राचीन बावड़ी है कौन सी, लोहिणी बावड़ी। ठीक है, और ये लोहिणी बावड़ी कहाँ पर है, बसंतगढ़ सिरोही, बसंतगढ़ सिरोही जिले में स्थित बावड़ी है ये लोहिणी बावड़ी। ठीक है, और इसका जो निर्माण है, लोहिणी बावड़ी का जो निर्माण है, वे किसने करवाया था, विक्रयराज द्वितीय की पत्नी लोहिणी के द्वारा। ठीक है, लोहिणी बावड़ी का निर्माण भी पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा करवाया गया, तो विक्रयराज द्वितीय की रानी, विक्रयराज द्वितीय की रानी लोहिणी द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। जबकि जो रानी जी की बावड़ी है, इसे कहते हैं बावड़ियों का सिरमौर, और कौन से जिले में स्थित है, बूंदी में स्थित है। और रानी जी की जो बावड़ी है, इसका निर्माण करवाया था किसने, कहां पर है, पहले देख लेते हैं, बूंदी में। और रानी जी की जो बावड़ी है, इसका निर्माण करवाया था नाथावती द्वारा, नाथावती ने करवाया था इसका निर्माण। ठीक है, इसे कहते हैं बावड़ियों का सिरमौर। जबकि नीमराणा की जो बावड़ी है, ये कहां पर है, कोटपुतली बहरोड। पहले अलवर में थी, लेकिन अब पूछ लिया जाए तो कोटपुतली बहरोड आपको करना है। कौन से जिले में है, कोटपुतली बहरोड जिले में है। और इस बावड़ी का निर्माण करवाया था टोडरमल द्वारा, टोडरमल ने इसका निर्माण करवाया। और नवलखा बावड़ी, ये तो आप सभी जानते हैं, डूंगरपुर में स्थित है, और इसका निर्माण करवाया था प्रिमल दे ने, प्रिमल दे द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। तो हमारा जो राइट आंसर है यहाँ पर ए ऑप्शन रहने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 कि राजस्थान का प्रसिद्ध सोमेश्वर मंदिर की जिले में है, सोमेश्वर मंदिर कौन से जिले में है, ये सोमेश्वर मंदिर। सोमेश्वर मंदिर का ही दूसरा अन्य क्या नाम है, किराड़ू मंदिर, किराड़ू मंदिर। और जो किराड़ू का मंदिर है वह कहाँ पर है, हाथमा गांव बाड़मेर, कहाँ पर है, हाथमा गांव बाड़मेर में स्थित मंदिर है ये। और राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है इसे, क्या कहलाता है, राजस्थान का खजुराहो। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि राजस्थान का खजुराहो किस मंदिर को कहते हैं, तो किराड़ू मंदिर को। और किस शैली में निर्मित मंदिर है ये, प्रतिहार कालीन, प्रतिहार कालीन शैली में निर्मित बना मंदिर है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है ए ऑप्शन रहने वाला है। और इसके अलावा क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि राजस्थान का मिनी खजुराहो कहलाता है तो भंडदेवरा का मंदिर कहाँ पर है, बारां जिले में स्थित है। ठीक है, जिसे हाड़ौती का खजुराहो भी कहा जाता है। या फिर पूछा जा सकता है कि वागड़ का खजुराहो कहलाता है तो अथोड़ा माता का मंदिर कहाँ पर है, बांसवाड़ा में। या फिर मेवाड़ का खजुराहो कहलाता है तो जगत अंबिका माता का मंदिर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बताइए क्वेश्चन नंबर 13 की गोमती सागर मेला कहाँ लगता है, गोमती सागर मेला कहाँ पर लगता है, तो ये मेला लगता है गोमती सागर मेला कहाँ पर, झालरापाटन झालावाड़, झालरापाटन झालावाड़ में लगता है। और कौन सी तिथि को लगता है ये मेला, कौन बताएगा, गोमती सागर का मेला ये कौन सी तिथि को लगता है, वैशाख पूर्णिमा को। कब लगता है, वैशाख पूर्णिमा को लगने वाला मेला है। तो यहाँ राइट आंसर सी ऑप्शन। जबकि प्रतापगढ़ में कौन सा मेला लगता है, सीता माता का मेला, कौन सा मेला, सीता माता मेला। और सीता माता मेला कौन सी तिथि को पड़ता है, ज्येष्ठ अमावस्या को। कब लगता है, ये लगता है ज्येष्ठ अमावस्या को। और ज्येष्ठ अमावस्या को इसके अलावा क्या मनाई जाती है, वट अमावस्या। ठीक है, 12 में आप सभी जानते हैं सीताबाड़ी का मेला, सीताबाड़ी जो मेला है ये लगता है 12 केलवाड़ा में। और कौन सी तिथि को पड़ता है, ये भी लगता है ज्येष्ठ अमावस्या को। ठीक है, चित्तौड़गढ़ में आप सभी जानते हैं मात्र कुंडिया का मेला लगता है, मात्र कुंडिया मेला ये कहाँ लगता है, राशमी चित्तौड़गढ़। ठीक है, और मात्र कुंडिया का मेला कौन सी तिथि को पड़ता है, मात्र कुंडिया का मेला ये कौन सी तिथि को पड़ता है, तो ये भी लगता है वैशाख पूर्णिमा को। और वैशाख पूर्णिमा को आप सभी जानते हैं क्या मनाई जाती है, बुद्ध पूर्णिमा। ठीक है, तो राइट आंसर सी ऑप्शन यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बताइए क्वेश्चन नंबर 14 की गुरु गोविंद सिंह जयंती किस तिथि को मनाई जाती है, गुरु गोविंद सिंह जयंती ये कौन सी तिथि को मनाई जाती है, तो ये मनाई जाती है पौष शुक्ल सप्तमी को। ठीक है, राइट आंसर ए ऑप्शन। जबकि पौष कृष्ण दशमी को तो कौन सा मेला लगता है,
कौन बताएगा? पोष कृष्ण दशमी को कौन सा मेला लगता है? नाकोड़ा जी का मेला, नाकोड़ा जी का मेला ये लगता है पोष कृष्ण दशमी को। इसके अलावा माघ कृष्ण चतुर्थी को तिल चौथ, तिल चौथ या फिर इस दिन चौथ माता मेला भी लगता है, चौथ माता का मेला, चौथ माता का मेला, माघ कृष्ण चतुर्थी। ठीक है, ध्यान में रखना है, माघ कृष्ण चतुर्थी को तिल चौथ भी मनाई जाती है। इसके अलावा चौथ माता मेला भी लगता है। इसके अलावा माघ शुक्ल पंचमी आप सभी जानते हैं, बसंत पंचमी, इस दिन मनाई जाती है बसंत पंचमी, सरस्वती माँ का जन्म दिवस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 कि परमार राजवंश की कुल देवी है। चार ऑप्शन है यहाँ पर। परमार राजवंश की कुल देवी कौन सी है? देख लीजिए, परमार राजवंश कौन सी कुल देवी है? अर्बुदा माता। और अर्बुदा माता का मंदिर कहाँ पर है? माउंट आबू सिरोही। कहाँ पर इनका मंदिर? माउंट आबू सिरोही में स्थित मंदिर है अर्बुदा माता, परमार राजवंश की कुल देवी। जबकि जो शेमकारी माता है ये है चालुक्य राजवंश की कुल देवी। कौन से वंश की? चालुक्य राजवंश की कुल देवी है शेमकारी माता। और एक बात बताइए, जो शेमकारी माता है इनका मंदिर कहाँ पर है? भीनमाल जालोर। कहाँ पर है? भीनमाल जालोर में है इनका मंदिर। ठीक है, जबकि जो राजेश्वरी माता है यह है जाट राजवंश की कुल देवी। कौन से वंश की कुल देवी है? जाट राजवंश की कुल देवी है। और राजेश्वरी माता का मंदिर है भरतपुर जिले में। कौन से जिले में? भरतपुर जिले में। जबकि केला देवी का मंदिर आप सभी जानते हैं करौली में है। और केला देवी है यादव राजवंश की कुल देवी, यादव राजवंश की कुल देवी। पूछा जा सकता है कि यादव राजवंश की कुल देवी है केला देवी। ठीक है, तो यहाँ राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन रहने वाला है। ठीक है, पूछा गया है कि परमार राजवंश की कुल देवी है अर्बुदा माता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16 कि धनोक माता का मंदिर किस जिले में है? धनोक माता का मंदिर पूछा गया है, कहां पर है? शाहपुरा, शाहपुरा भीलवाड़ा, धनोक माता का मंदिर। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है ये क्या रहने वाला है? सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 कि योध्या जनपद में कौन सा जिला आता है? देख लीजिए, चार ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए गए हैं। योध्या जनपद में कौन सा जिला आता है? अगर हम बात करें योध्या जनपद की, तो योध्या जनपद में आता है उत्तरी राजस्थान के जिले। कौन से जिले आते हैं? उत्तरी राजस्थान के जिले आते हैं। और कौन कौन से जिले आते हैं? श्री गंगानगर और हनुमानगढ़, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़, ये दो जिले आते हैं योध्या जनपद में। तो देख लीजिए, तो यहाँ राइट आंसर बी ऑप्शन लेने वाला है। जबकि चित्तौड़गढ़ आता है शिवी जनपद में। अगर शिवी जनपद पूछा जाता तो शिवी जनपद में आता है चित्तौड़गढ़ जिला। और कोटपुतली बेरोड आता है मत्स्य जनपद में। कौन से जनपद में आता है? ये मत्स्य जनपद में आता है। इसके अलावा धौलपुर आता है शूरसेन जनपद में। शूरसेन जनपद में कौन कौन से जिले आते हैं? एक आता है भरतपुर, धौलपुर, इसके अलावा डीग। ठीक है, तो राइट आंसर डी ऑप्शन रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 कि कुमारी देवी की मूर्ति किस सभ्यता से मिली है? क्या पूछा जा रहा है? कुमारी देवी की मूर्ति, बताइए क्या करने वाले हैं? कौन सी सभ्यता से प्राप्त की गई है? कालीबंगा सभ्यता से। और ये कालीबंगा सभ्यता आप सभी जानते हैं हनुमानगढ़ में है। कौन सी नदी के किनारे है कालीबंगा सभ्यता? घग्गर नदी। ठीक है, या फिर कालीबंगा जो सभ्यता है इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? तो 1952 में अमलानंद घोष, अमलानंद घोष के द्वारा इस सभ्यता की खोज की गई थी, कालीबंगा सभ्यता की। या फिर कालीबंगा का उत्खनन करता भी आपसे पूछा जा सकता है। इसका उत्खनन कब किया गया था? 1961-62 में। किसके द्वारा? बी के थापर या फिर बीबी लाल या फिर एम डी खरे। ठीक है, एम डी खरे के द्वारा इसका उत्खनन किया गया था। और कैसी सभ्यता है कालीबंगा? काश्य युगीन सभ्यता। कैसी सभ्यता है? काश्य युगीन सभ्यता। और इस सभ्यता का समय कौन बताएगा? कालीबंगा सभ्यता का समय क्या माना गया है?
तो इसका समय है 2350 से 1750 ईसा पूर्व। और कैसी सभ्यता है कालीबंगा? नगरीय सभ्यता। कैसी सभ्यता है? नगरीय सभ्यता। और पश्चाधन सौंदर्य सभ्यता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट फैक्ट ही आपके लिए यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है। तो कुमारी देवी की जो मूर्ति है ये कौन सी सभ्यता से प्राप्त की गई है? कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त की गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 कि खातौली का युद्ध कब हुआ? खातौली का युद्ध कब हुआ था? खातौली का युद्ध पहले तो ये बताइए खातौली का युद्ध कहाँ पर हुआ था? तो खातौली का युद्ध हुआ था कोटा में। ठीक है, और खातौली का युद्ध हुआ था 1517 ईस्वी में। किन किन के बीच में हुआ था खातौली का युद्ध? तो ये युद्ध हुआ था राणा सांगा, इसके अलावा इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी के बीच में ये युद्ध लड़ा गया। ठीक है, जिसमें राणा सांगा की क्या होती है? युद्ध में विजय होती है। और खातौली के युद्ध में ही राणा सांगा का एक हाथ और एक पैर कट जाता है। ठीक है, एक हाथ व एक पैर कट गया। कौन से युद्ध में? खातौली के युद्ध में। जबकि जो 1518 ईस्वी है इसमें तो कौन सा युद्ध हुआ था? बांडी का युद्ध। और बांडी का युद्ध भी राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। और जो बांडी का युद्ध है इसमें भी राणा सांगा की क्या होती है? विजय होती है। ठीक है, 1519 में कौन सा युद्ध होता है? गागरोन का युद्ध। और गागरोन का युद्ध आप सभी जानते हैं किन किन के बीच में लड़ा गया? राणा सांगा और महमूद खिलजी द्वितीय के बीच में। और इस युद्ध में भी राणा सांगा की क्या होती है? विजय। ठीक है, 1527 ईस्वी में होता है खानवा का युद्ध। और खानवा का युद्ध आप सभी जानते हैं बाबर और राणा सांगा के बीच में लड़ा गया था। और इस युद्ध में होती है बाबर की विजय। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है वे रहने वाला है ए ऑप्शन। खातौली का युद्ध ही तो पूछा गया है कि खातौली का युद्ध कब हुआ? 1517 ईस्वी में। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि अकबर द्वारा प्रताप को समझाने हेतु द्वितीय शिष्टमंडल के रूप में भेजा गया। कौन भेजा गया था? सबसे पहले देख लेते हैं कि अकबर द्वारा सर्वप्रथम समझाने के लिए किसे भेजा था अकबर ने? जलाल खां को प्रथम नंबर पर। सबसे पहले भेजा जलाल खां को। कब भेजा था? 1572 ईस्वी में। ठीक है, दूसरे नंबर पे भेजा सबसे पहले जलाल खां को, उसके बाद भेजा मान सिंह को, फिर भेजा भगवंत दास और फिर भेजा टोडरमल। ठीक है, और मान सिंह कछवा थे, ये फिर भगवंत दास थे, ये टोडरमल थे, ये तीनों भेजे गए थे 1573 ईस्वी में। तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है? द्वितीय शिष्टमंडल के रूप में किसे भेजा गया था? मान सिंह कछवा को। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर है क्या रहने वाला है? सी ऑप्शन रहने वाला है। ठीक है, तो ये थे आज के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सारे क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आज के सेशन को यहाँ पर समाप्त करते हैं। क्लास अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।